दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर की रिपेयरिंग कर सकते हैं। लैपटॉप या कंप्यूटर की रिपेयरिंग कई स्तर पे होती है। ठीक है, अभी मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि कैसे किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर जब खराब हो जाता है तो कैसे उसकी रिपेयरिंग की जाती है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ फोटो दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे यह एक कंप्यूटर है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। यह एक कंप्यूटर है और यह भी एक कंप्यूटर है, लेकिन इसे हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं और इसे हम लोग लैपटॉप बोलते हैं। तो ये दोनों ही डिवाइस जब खराब हो जाता है तो एक जो हमारा जो पूरा कंप्यूटर का सेट होता है यह तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये का होता है। ऐसे में जब यह खराब हो जाता है तो मार्केट में इसकी रिपेयरिंग करवाई जाती है और एक बार रिपेयरिंग करवाने पर तकरीबन 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपया या 2000 से लेकर कई बार तो ये एक कंप्यूटर रिपेयरिंग करवाने के लिए लोग 15-15 हज़ार रुपये तक का चार्ज लेते हैं और लोग चार्ज देते भी हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा यही है कि कैसे मैं आपको ये बता सकूं कि ये कैसे एक लैपटॉप या कंप्यूटर को जब खराब होता है तो उसे कैसे रिपेयरिंग किया जाता है और इसमें कितने कुल स्टेप होते हैं, और ताकि अगर आप भी भविष्य में अगर लैपटॉप रिपेयरिंग का इंजीनियर बनना चाहेंगे तो आप हमारे इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी और आप समझ पाइएगा कि कैसे किसी लैपटॉप या कंप्यूटर को रिपेयर किया जाता है और कैसे इससे पैसे कमाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कंप्यूटर या लैपटॉप रिपेयरिंग का स्टेप कितने होते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा नोट्स भी लिखाऊंगा, कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर मैं इसका स्टेजेस बताऊं, सबसे जो पॉपुलर मतलब कि कंप्यूटर रिपेयरिंग का टेक्निक है यानी कि सॉफ्टवेयर लेवल पर रिपेयरिंग। मैं यहाँ पे आपको हिंदी भी कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए आप। ये मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर लेवल पर रिपेयरिंग, चलिए मैं इसे इंग्लिश में रखता हूँ, सॉफ्टवेयर लेवल रिपेयरिंग। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कार्ड लेवल रिपेयरिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं जैसे जैसे स्टेप को आगे बढ़ रहा हूँ ना, वैसे वैसे चीज़ें आपको हार्ड होता जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्किंग रिपेयरिंग। ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है, लेकिन कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयरिंग के फील्ड में ये भी ये टॉपिक का भी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक लेवल रिपेयरिंग। ठीक है, एक मिनट आइए इसको दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेवल रिपेयरिंग। और सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे चिप लेवल रिपेयरिंग। अब यहाँ पर अगर मैं इसको हटाऊं तो ये दोनों दरअसल एक ही पार्ट है और ये दोनों भी दरअसल एक ही पार्ट है। तो मैं इसको यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। ये दोनों हम लोग एक ही में पढ़ते हैं, कार्ड लेवल प्लस नेटवर्क रिपेयरिंग। और चिप लेवल रिपेयरिंग जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बारे में जानकारी को जानते हैं, ये हम लोग को अलग से मतलब कि जानना पड़ता है। हम लोग कहने का मतलब कि मैं अगर लैपटॉप रिपेयरिंग इंजीनियर हूँ तो जो भी व्यक्ति जो लैपटॉप रिपेयरिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं उन लोगों को ये स्टेप पढ़ना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले उन्हें सॉफ्टवेयर लेवल की रिपेयरिंग जाननी पड़ेगी, उसके बाद उन्हें कार्ड लेवल रिपेयरिंग जानना पड़ेगा और नेटवर्क रिपेयरिंग जानना पड़ेगा, उसके बाद सबसे अंत में उन्हें चिप लेवल रिपेयरिंग जानना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाता हूँ कि कैसे कंप्यूटर में रिपेयरिंग की जाती है। अभी यहाँ पे मैं एक फोटो को यहाँ पे जूम करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक बेसिक कंप्यूटर का मैं यहाँ पे खोलता हूँ तो आमतौर पर ये एक बहुत ही अच्छा इमेज है। मैं आपको ये इमेज खोल कर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो एक इमेज है, इसमें एक मॉनिटर, एक सीपीयू, एक 2 स्पीकर, एक कीबोर्ड, एक माउस है। तो
जो सबसे जो बेसिक रिपेयरिंग होती है, सबसे बेसिक जो रिपेयरिंग होती है उससे हम लोग बोलते हैं हार्ड लेवल रिपेयरिंग, हार्डवेयर लेवल रिपेयरिंग। और ये काफ़ी आसान होता है। जब कोई इंसान नया कंप्यूटर को असेंबल करता है, यानी कोई जब कोई नया कंप्यूटर को लेता है तो उससे जो पूरा कंप्यूटर अलग अलग डिवाइस से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये आपका मॉनिटर है, ये 2 स्पीकर है, एक कीबोर्ड है, एक माउस है और एक सीपीयू है। ये सब मिलकर एक कंप्यूटर पूरा बनता है। अभी आमतौर पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका स्पीकर खराब है तो स्पीकर को बदल दी जाती है। अगर आपका कीबोर्ड खराब है तो कीबोर्ड को बदल दी जाती है। अगर आपका माउस खराब है तो माउस को बदल दी जाती है। स्पीकर, कीबोर्ड, माउस ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बदला इसलिए जाता है क्योंकि ये काफ़ी सस्ते में आते हैं। इनका प्राइस बहुत ही कम होता है। आमतौर पर अभी मार्केट में 2024 का अगर मार्केट को देखा जाए तो अभी एक माउस की कीमत तकरीबन 50 रुपये से लेकर 60 रुपये का स्टार्ट होता है। वहीं एक कीबोर्ड आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये से लेकर 200 रुपये की रेंज में आपको अच्छी खासी कीबोर्ड 1 साल की वारंटी के साथ मिल जाती है। और स्पीकर 200 से 250 रुपया आपका मिल जाता है। ऐसे में इंजीनियर के पास रिपेयरिंग करने के लिए टाइम नहीं होता है, तो कई बार ये सब चीज़ों को सिर्फ बदल दिया जाता है और इस तरह से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। अब हालांकि अगर मॉनिटर अगर किसी व्यक्ति की खराब होती है तो वह टीवी या एलईडी टीवी रिपेयरिंग वाले इंजीनियर के पास जाकर अपना मॉनिटर रिपेयरिंग करवा सकता है। हालांकि हम लोग को ये भी रिपेयरिंग करना आता है और हम लोग इस पे भी हम लोग रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कैसे इस लेवल तक की रिपेयरिंग की जाती है, आपको वो जानकारी यहाँ पर मिलेगी। तो अभी मैं आपको इतना समझाता हूँ कि ये आप जैसा कि देख रहे हैं कंप्यूटर है जो अलग अलग डिवाइस से मिलकर बने हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक हमारा जो सीपीयू है। अब ये सीपीयू बाहर से दिखने में तो बहुत सिंपल लगता है कि मात्र एक डब्बा है, लेकिन इसके अंदर भी आपके कई सारे चीजें लगी होती है। यहाँ पे मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये एक सीपीयू के अंदर भी हमारे कई सारे पार्ट होते हैं। और ये एक नॉर्मल सीपीयू है जो पुराने ज़माने का सीपीयू है, हल्का पुराना ज़माना का, यानी कि तकरीबन 4 से 5 साल पहले का ये सीपीयू का एक मॉडल है। तो ये आपका हो जाता है कार्ड लेवल की रिपेयरिंग। मैं आपको एक बार में शायद बहुत सारी बातें को बतला रहा हूँ, लेकिन आप इसे आसानी से समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, अगर मैं यहाँ पे लैपटॉप का भी खोलता हूँ ना, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा दिख रहा है कि यहाँ पे एक लैपटॉप है ना। तो ये बहुत ही स्लिम है और इस पे तो इतने मोटे मोटे डिवाइस आपको देखने को नहीं मिल रहे होंगे। तो हमारे मन में ये जरूर बात आएगा कि आखिर ये इस तरह का डिवाइस को कैसे रिपेयरिंग की जाती है, यानी इस तरह का डिवाइस को कैसे हम लोग बना सकते हैं। कंप्यूटर में तो हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर हमारा कोई पार्ट काम नहीं करे तो हम उसे बदल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे अपने वो वापस डायग्राम पे आ जाते हैं और इसका मदद से हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो रिपेयरिंग होती है वो हार्ड लेवल की रिपेयरिंग होती है। और हार्ड लेवल की रिपेयरिंग मुख्य तौर पर हम लोग डेस्कटॉप में ही कर सकते हैं। लैपटॉप में हम लोग हार्ड लेवल की रिपेयरिंग नहीं कर सकते, यानी हार्डवेयर लेवल की रिपेयरिंग नहीं कर सकते हैं। हार्डवेयर लेवल की रिपेयरिंग का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर से मिलकर एक पूरा कंप्यूटर तैयार होता है, हम लोग एक कुछ माइनर जो सस्ते वाले कंपोनेंट हार्डवेयर होते हैं उनको हम लोग बदल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा डेस्कटॉप खराब हो जाए, यानी कि बदल हम लोग सीख सकते हैं, स्पीकर, माउस, कीबोर्ड ये सब को बदल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा डेस्कटॉप खराब हो जाए तो डेस्कटॉप पे जो रिपेयरिंग होती है वे कार्ड लेवल की होती है। यानी कि अगर किसी एक मशीन के अंदर उसके अंदर की अगर सामान आपका खराब हो जाए तो अगर आप इस सीपीयू के अंदर भी कई सारे पार्ट को केवल बदल कर आप इसे रिपेयरिंग कर सकते हैं। और वहीं अगर आप यहाँ पर पूरे का पूरा सीपीयू को बदल देते हैं तो वो हार्डवेयर लेवल की रिपेयरिंग हो जाएगी। मतलब कि आप एक डिवाइस ही बदल दिए। यानी कि अगर मैं आपको एक सिंपल सा आसान शब्द में बताऊं तो मान लीजिए हमारा 10,000 का सीपीयू है, 5,000 का मॉनिटर है,
500 का स्पीकर है, 500 का कीबोर्ड है और 500 का माउस है। तो अगर हमारा कीबोर्ड खराब होता तो हम सिर्फ कीबोर्ड बदल देंगे, माउस खराब होता तो माउस बदल देंगे, और स्पीकर खराब होता तो स्पीकर बदल देंगे, मॉनिटर अगर खराब होता तो मॉनिटर बदल देंगे। उसी प्रकार से अगर हमारा कंप्यूटर का ये कैबिनेट खराब हो गया तो कई लोग इस कैबिनेट को भी बदल देते हैं, यानी कि इसके पूरे पार्ट को ही बदलकर एक नया सीपीयू खरीद लेते हैं। तो इस तरह के रिपेयरिंग को हार्डवेयर लेवल की रिपेयरिंग की जाती है, और हार्डवेयर लेवल की रिपेयरिंग सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में होती है। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूं अगला जो हमारा रिपेयरिंग का स्टेप होता है वो होता है सॉफ्टवेयर लेवल के रिपेयरिंग। अब सॉफ्टवेयर लेवल के रिपेयरिंग में हम लोग कंप्यूटर के अंदर जो भी डिजिटल सॉफ्टवेयर का सेटिंग, इंस्टॉलेशन, क्योंकि एक कंप्यूटर सिर्फ फिजिकल या हार्डवेयर से खराब नहीं होता है, बल्कि कई बार हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का भी दिक्कत हो जाती है। अब अभी मैं आपको अगर यहाँ पे मैं आपको अपना अगर इसमें कंटेंट दिखाऊं कि हम लोग को बेसिक में मतलब कि बेसिक सॉफ्टवेयर में क्या पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले मैं हार्डवेयर लेवल में आपको यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आप पहले ये जानेंगे कि कंप्यूटर किन किन डिवाइस से मिलकर बना होता है और सभी डिवाइस का क्या काम होता है। आमतौर पर जब कोई ADCA या DCA का कोर्स करता है तो उन्हें थोड़ी बहुत हार्डवेयर लेवल की रिपेयरिंग, हार्डवेयर लेवल के बारे में, यानी पूरी कंप्यूटर कैसा काम करता है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। अभी मैं यहाँ पे आपको अपना एक दिखाता हूँ, कंटेंट दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप सॉफ्टवेयर लेवल की जानकारी को समझ सकेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा एक यहाँ पे नोट्स पे आपको दिखाना चाहूँगा सॉफ्टवेयर का। जी हाँ, ये देखिए मिल गया हमारा। मैं यहाँ पे एक PDF खोला हुआ हूँ। तो आप यहाँ पर जैसे कि आप जानिएगा कि सॉफ्टवेयर हम लोग क्या रिपेयरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर में समझते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे हमारे कंप्यूटर में अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, कैसे हम लोग अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते वक्त कैसे हम लोग अपने कंप्यूटर को सिक्योर करते हैं, क्योंकि ये सब भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो आपको सॉफ्टवेयर की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार कंप्यूटर को आपको फिजिकली रूप से रिपेयर न कर आपको केवल सॉफ्टवेयर की ही रिपेयरिंग करनी होती है, और वही बहुत ज़्यादा हार्ड होता है कई लोगों के लिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर की भी रिपेयरिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। इसमें आप पे अगर मैं आपको अपना एक कंटेंट दिखाऊं तो इसमें आप कंप्यूटर में अलग अलग एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होते हैं, कैसे कैसे हम लोग कंप्यूटर की मदद से क्या क्या काम को कर सकते हैं। और एक एग्जांपल में अगर आपको बताऊं कि आप कंप्यूटर में एंड्रॉयड एप्लीकेशन को चला सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने कंप्यूटर में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे आप कंप्यूटर में कोडिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर में क्या क्या एडवांस लेवल की काम होता है, कैसे आप कंप्यूटर में डाटा को चला सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर में पढ़ना होता है। तो सॉफ्टवेयर लेवल की अगर आप रिपेयरिंग कर लेते हैं तो भी आपको मार्केट से बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। और मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं तो 50% का कई बार काम सिर्फ और सिर्फ आपका सॉफ्टवेयर का ही होता है, और सॉफ्टवेयर का ही काम करने का मार्केट में अच्छा खासा चार्ज लिया जाता है, क्योंकि यह भी काम एक ऐसा काम नहीं है जो आसान है, बल्कि इसमें भी काफ़ी एडवांस लेवल की काम करना होता है। अब दोस्तों, अगर आप सॉफ्टवेयर लेवल की रिपेयरिंग जब आप सीख जाइएगा तब हमारा जो अगला पार्ट आता है वो होता है कार्ड लेवल की रिपेयरिंग। अब सॉफ्टवेयर जो लेवल की रिपेयरिंग रहेगी वो आपको लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों में ही करना पड़ेगा, और दोनों में ही 99% चीज़ें लगभग सेम होती है। ठीक है, लैपटॉप में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती है और डेस्कटॉप में थोड़ी बहुत वो अलग चीज़ें, दोनों एक दूसरे से थोड़ा बहुत सेटिंग में अलग अंतर होता है। जैसे कि लैपटॉप में बैटरी होती है तो डेस्कटॉप में बैटरी नहीं होती है, लैपटॉप में इंटरनल वाईफाई ब्लूटूथ होती है तो डेस्कटॉप में इंटरनल ब्लूटूथ वाईफाई नहीं होती है। लेकिन इसके बावजूद आप डेस्कटॉप में इंटरनल वाईफाई या इंटरनल ब्लूटूथ इत्यादि को लगा सकते हैं। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि ये जब आप सीख जाते हैं तो इसके बाद का पार्ट होता है कार्ड लेवल रिपेयरिंग। अब कार्ड लेवल रिपेयरिंग में आपको मैं जैसा यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया हो गया हूँ, अभी अगर कोई व्यक्ति इतना पैसे अफोर्ड कर सकता है कि वो अगर उसका कंप्यूटर खराब हो जाए तो वो उससे कंप्यूटर को मतलब कि उसको हटाकर एक नया कंप्यूटर, एक नया CPU ले आएगा और उसको वो इस्तेमाल करेगा, है ना। तो अगर वो किसी व्यक्ति को बेचेगा भी या फिर कुछ भी करेगा तो वो तो एक हो गया हार्डवेयर लेवल की रिपेयरिंग।
लेकिन एक तरह की रिपेयरिंग वो होती है जिसमें हम लोग कार्ड लेवल की रिपेयरिंग करते हैं। कार्ड लेवल का रिपेयरिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए मैं इसी डेस्कटॉप का एग्जांपल लेता हूँ, अगर किसी व्यक्ति या बच्चे का ये मान लीजिए ये कंप्यूटर खराब हो गया और उसके पास पैसे नहीं है कि वो इसे रिपेयर करा सके, तो जिस तरह से कई सारे डिवाइस से मिलकर एक कंप्यूटर बनता है, उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो एक डेस्कटॉप यानी कि एक सीपीयू के अंदर भी कई सारी चीजें लगी होती है जिससे मिलकर पूरा का पूरा एक कंप्यूटर हमारा तैयार होता है। अब वो क्या होता है मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम के अनुसार दिखाता हूँ। फिलहाल मैं आपको कंप्यूटर ये जो डेस्कटॉप है, हम लोग इसकी रिपेयरिंग मुख्य तौर पर लैपटॉप कंप्यूटर में करते हैं। ये जो पोर्शन है ये एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयरिंग के सेक्टर में चला जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका बेसिक जानकारी आपको देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये हमारा ये जो डेस्कटॉप है इसका मैं आपको इंटरनल पार्ट दिखाता हूँ कि इसमें कैसे चीज़ों को रिपेयर की जाती है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ डेस्कटॉप पार्ट्स, डेस्कटॉप सीपीयू पार्ट्स, देखिए ये हमारा एक, अभी इसमें इमेज को खोल रहा हूँ, ये देखिए ये हमारा एक कंप्यूटर केस के अंदर क्या क्या चीजें रहती है उसका एक बेसिक सा डायग्राम है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर एक मदरबोर्ड लगा रहता है और वो मदरबोर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा मदरबोर्ड है, ये हमारा मदरबोर्ड है। ये इसमें कई सारे और डिवाइस लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे आप ये फिगर को मैं हटाता हूँ फिलहाल के लिए। और ये देखिए एक हमारा कंप्यूटर में सबसे पहले एक मदरबोर्ड होता है, यहाँ पर भी एक मदरबोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है डॉटर बोर्ड, यानी कि डॉटर बोर्ड यानी कि मदरबोर्ड भी हम इसे मतलब मदरबोर्ड के अंदर एक यहाँ पे स्लॉट लगा हुआ है जिसे डॉटर बोर्ड कहते हैं। इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है। ये भी एक मदरबोर्ड ही है, लेकिन ये डॉटर बोर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इस पर डिपेंडेंट है और इसका मेन जो काम है, मेन जो मदरबोर्ड है ये मदरबोर्ड है, तो इसलिए इसे मदरबोर्ड कहा गया है और इसे डॉटर बोर्ड कहा गया है। ठीक है, तो अभी मैं इस फिगर में देखता हूं तो इसके अलावा हमें एक ये सीपीयू मिलती है। दरअसल सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन हमें इसे आम तौर की भाषा में इसे हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं। और इस कंप्यूटर में भी आप यहाँ पर देखिएगा तो कहीं पर आपका सीपीयू फैन यानी सीपीयू फैन के नीचे आपका सीपीयू लगा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे पीएसयू यानी कि पावर सप्लाई यूनिट। हर एक कंप्यूटर में आपका एक पावर सप्लाई यूनिट होता है जो इस मदरबोर्ड के कई सारे पार्ट को वोल्टेज देने का काम करता है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे आपको दिख रहा है एक रैम यानी कि एक या दो रैम। किसी भी कंप्यूटर में दोस्तों एक या दो रैम लगा रहता है और इसी रैम के वजह से आपका कंप्यूटर में सारा फंक्शन लोड करता है और डाटा की शेयरिंग होती है। साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक HDD लगी हुई है। ये हार्ड डिस्क यहाँ पे देख सकते हैं आप, हार्ड डिस्क ये केज है। तो ये हार्ड डिस्क डाटा स्टोरेज का काम करता है, यानी कि आपके कंप्यूटर में कोई भी अगर आप फाइल को सेव करते हैं तो वो आपका डाटा इसी में स्टोर रहता है। मैं यहाँ पे आपको बहुत ही बेसिक में चीज़ें बता रहा हूँ कि चीज़ें आखिर काम कैसे करती है। इसके अगर मैं आपको डिटेल में जाने लगूँ तो हर एक पार्ट को बताने में अच्छा खासा आपको जानकारी देने के लिए आपको थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं सीपीयू कूलर, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो यहाँ पे सीपीयू फैन है जो आपके प्रोसेसर को ठंडा रखने का काम करता है। क्योंकि कंप्यूटर में जब काम होता है तो बहुत ज़्यादा हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसर हीट करता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, जिससे कि हमारा छोटा सा मशीन सीपीयू बहुत ज़्यादा गर्म होता है और अगर उसे ठंडा नहीं किया जाए तो वो डैमेज हो सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे सीपीयू के ऊपर सीपीयू फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले के अगर कंप्यूटर में बात किया जाए तो एक CD रोम हुआ करता था। CD रोम कहने का मतलब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ। पहले इस तरह का कैसेट का ड्राइवर होता था जिसकी मदद से हम लोग ODD यानी कि ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव यानी कैसेट की मदद से हम लोग डाटा की शेयरिंग करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में USB पेन ड्राइव आ गया, जिससे कि लोग इसका इस्तेमाल काम करना धीरे धीरे बंद करना स्टार्ट कर दिए। अभी भी ये मुश्किल से 2-4% मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे मार्केट से ख़त्म होता जा रहा है।
इसका कारण यह है दोस्तों कि इसमें जो डाटा को हम लोग स्टोर करके रखते थे तो हमारा डाटा करप्ट होने का बहुत ज़्यादा इसमें चांस रहता था। इसी कारण से हम लोगों ने एक ऐसा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल बनाया। हमारे जो भी इंजीनियर लोग हैं उन्होंने यूएसबी पेन ड्राइव का इस्तेमाल किया, जिससे कि हमारा डाटा करप्ट नहीं होता है और काफ़ी लंबे समय तक हम इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा और मजबूत और सस्ता भी होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए अब ये पुराने वाले जो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव यानी कि सीडी रोम का ज़माना था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अभी अगर मैं इस पूरे एक डेस्कटॉप का जो अगर कैबिनेट है इसके बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सीडी रोम हो गया, एक सीपीयू केज हो गया, यानी कि ये जो इसका जो पूरा जो कवर है इसको केज बोलते हैं। हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गया, जो कि मैंने आपको बताया कैसेट वाला का काम होता है। साथ में आपको यहाँ पर कई सारे डाटा केबल भी मिलते हैं जो अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा मदरबोर्ड हो गया और एक हमारे मदरबोर्ड में सीमोज बैटरी लगा हुआ है जो बायोस की बैटरी भी बोला जाता है। साथ में आप यहाँ पे देख रहे हैं डॉटर बोर्ड। अब डॉटर बोर्ड कहने का मतलब कि अगर आप अपने कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड, लाइन कार्ड, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट एक अलग से इलेक्ट्रॉनिक मदरबोर्ड होते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं और कई सारे हार्ड काम को कर सकते हैं। तो इन सब काम को करने के लिए हम लोग कंप्यूटर में एक्सपेंशन मदरबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक्सपेंशन कार्ड को इस्तेमाल करते हैं, जिसे डॉटर मदरबोर्ड भी बोला जा सकता है। साथ में मैंने आपको रैम के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया। इस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनपुट आउटपुट का यहाँ पे आपको पीछे आपको यूएसबी ढेर सारे कनेक्शन मिलते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि सीपीयू बैक साइड, तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आपको कई सारे यहाँ पे स्लॉट और पोर्ट मिलते हैं, जिससे कि डाटा का शेयरिंग और इनपुट आउटपुट का हम लोग यहाँ पे अलग अलग काम करते हैं। तो ये बताने का मेरा पर्पस डेस्कटॉप में इसलिए हुआ कि जो हम लोग कार्ड लेवल में जब रिपेयरिंग करते हैं तो हम लोग यही सब चीज़ों के बारे में जानते हैं कि अगर हमारे कंप्यूटर में कोई मशीन खराब है तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि कौन सा मशीन को हमें बदलने की ज़रूरत है। अब इसका कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर आप एक पूरा डेस्कटॉप को बदलते हैं, एक सीपीयू को बदलते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खर्च होगी। लेकिन अगर उदाहरण के लिए अगर हमारा ये बैटरी ही खराब हो गया हो और इसके वजह से अगर हमारे कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग ये सिर्फ बैटरी को ही बदल कर अपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड को चालू कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हमारा सिर्फ और सिर्फ रैम खराब हो गया हो तो हम लोग सिर्फ रैम को ही बदल कर अपने कंप्यूटर को वापस से रिपेयर कर सकते हैं, या इंजीनियर लोग यही करते हैं। या फिर अगर उनका हार्ड डिस्क ही खराब हो गया हो तो पूरा वो सीपीयू ना बदल कर सिर्फ हार्ड डिस्क को यहाँ पे बदल कर उसे अपने कंप्यूटर को चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतना आसान नहीं होता है कोई भी एक नए लोगों के लिए कि अगर हमारा कंप्यूटर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम सीमोज बैटरी से है या हार्ड डिस्क से है या रैम से है। ये सब चीज़ें को आपको पहले समझना पड़ेगा कि हर एक चीज़ का फंक्शन क्या है, तब फिर आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि अब हमारा प्रॉब्लम हार्ड डिस्क से है, रैम से। तो हम लोग कार्ड लेवल में इन्हीं चीज़ों को पढ़ के समझते हैं और फिर हम लोग अपने कंप्यूटर को एक पार्टिकुलर या एक दो पार्टिकुलर पार्ट्स को बदल कर हम लोग इसे रिपेयर करते हैं, ठीक है। साथ में हमें ये भी जानना होता है कि हमारा अगर ये मदरबोर्ड है तो अगर हम इसे रिप्लेस करते हैं तो मार्केट से हम लोग कौन सा रैम खरीद कर लाएंगे कि वो रैम एग्जैक्टली इसमें लग जाएगा, क्योंकि हर एक कंप्यूटर में एक दूसरे की पार्ट को हम लोग लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का स्पेसिफिकेशन होता है और वो मैच खाना चाहिए, तभी हमारा कंप्यूटर पूरी तरह से काम कर पाएगा। तो हम लोग कार्ड लेवल में इन्हीं चीज़ को पढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि हमारा जो अगर सीपीयू का जो पार्ट है ये तो हार्ड है ही, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लैपटॉप के अंदर का पार्ट दिखाऊं आपको तो इसका और ज़्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि एक लैपटॉप को जब हम लोग खोलते हैं तो इसमें चीज़ें बहुत ही बारीकी से और बहुत ही नाजुक से यहाँ पे लगाया हुआ रहता है। ऐसे में हम लोग लैपटॉप के पार्ट्स को बहुत ही सावधानी से बदलना पड़ता है। हमारी एक गलती भी एक पूरे लैपटॉप को डैमेज कर सकती है और उसे परमानेंटली डेड कर सकती है, जिससे कि हमारा अगर एक लैपटॉप 50,000 का 40,000 का हो तो उतना का नुकसान हो सकता है। ऐसे में अगर व्यक्ति को इसकी जानकारी अच्छे से नहीं रहे, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं रहे, तो वो नुकसान कर सकता है। तो कार्ड लेवल में हम लोग डेस्कटॉप के साथ साथ
लैपटॉप को भी यहाँ पे समझते हैं कि कैसे हम लोग लैपटॉप को रिपेयरिंग करते हैं। अभी मैं आपको एक इमेज खोल के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैं बाकी सभी इमेज को यहाँ पे काट दे रहा हूँ और सिर्फ मैं यहाँ पे ये पार्ट को लिए रखे हुआ हूँ। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप दोस्तों कि ये अगर आप लैपटॉप को पूरी तरह से खोलिएगा तो ये लैपटॉप खुलकर कुछ इस तरह से हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। उसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पे कुछ और फिगर दिखाता हूँ। तो जब एक लैपटॉप खोला जाता है तो उसके अंदर कुछ इस तरह का कंडीशन रहता है। ऐसे में लैपटॉप को बहुत ही सावधानी से, ये देखिए एक पूरे लैपटॉप को पूरी तरह से खोल दिया गया है और इसके सिर्फ अंदर के पार्ट से, इसका बॉडी को यहाँ पे नहीं रखा गया। अब मैं आपको यहाँ पे ये दिखाता हूँ। तो ये जो लैपटॉप दिख रहा है ना आपको, ये पार्ट्स को आप देखिए यहाँ पे अलग अलग से सारे पार्ट्स को यहाँ पे अलग कर दिए गए हैं, ठीक है, जिसको लैपटॉप स्पेयर पार्ट भी बोला जाता है। अभी डेस्कटॉप में तो बहुत लोग ऐसा होते हैं कि कर लेते हैं, मतलब सीखते वो सीख जाते हैं, लेकिन लैपटॉप में चीजें बहुत ही सावधानी से करनी पड़ती है। तो उसी प्रकार से कार्ड लेवल रिपेयरिंग में भी हम लोग उसमें भी यही काम को करते हैं कि अगर हमारा रैम खराब हो गया तो रैम को बदल देते हैं, अगर हमारा सीपीयू प्रोसेसर खराब हो गया तो प्रोसेसर को बदल देते हैं, चार्जर खराब हो गया तो चार्जर को बदल देते हैं, और उसी प्रकार से अगर हमारा मदरबोर्ड खराब होता है तो मदरबोर्ड को बदल देते हैं। तो ये जो हमारा जो ये कोर्स था, मतलब कि हम लोग कार्ड लेवल सीख जाते हैं तो वहां तक हम लोग का रिपेयरिंग हो जाता है और वहां तक हम लोग करते हैं। अभी दोस्तों कार्ड लेवल रिपेयरिंग तो हो जाती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है ना कि लैपटॉप को भी अगर पार्ट्स को आप बदलते हैं या डेस्कटॉप के पार्ट्स को अगर आप बदलते हैं तो इसमें सबसे जो मेन होता है या हार्ड होता है कि आप सारे पार्ट्स को बदल तो दीजिएगा, लेकिन कई बार आपको एक एक पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा महंगा आता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका लैपटॉप है और वो खराब हो जाता है, या अगर आपका डेस्कटॉप है यानी कि अगर आपका कंप्यूटर है बड़ा डब्बा वाला, यानी कि ये अगर आपका डेस्कटॉप खराब हो जाता है तो कई बार तो आप हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर, इन सब चीज़ों को बदल दीजिएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन हमारे कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर एक बहुत ही मेन जो डिवाइस होता है जिसे मदरबोर्ड कहते हैं, और यह सबसे महंगा पार्ट होता है। आमतौर पर लैपटॉप के अंदर अगर डिस्प्ले की भी बात की जाए तो वो भी चेंज होती है, टच पैड, कीबोर्ड, माउस, ये सब कुछ चेंज हो जाती है, स्पीकर भी चेंज हो जाती है, सीपीयू फैन भी चेंज हो जाती है। लेकिन हमारे लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर ये जो हमारा मदरबोर्ड है, जब ये खराब होता है तो इसे चेंज करने के लिए काफ़ी पैसा लगता है। यानी कि अगर आपका लैपटॉप 50,000 का है तो आपको मदरबोर्ड कम से कम 15 से 20,000 रुपये का आएगा। अगर आपका डेस्कटॉप 15,000 का है तो आपका मदरबोर्ड 5,000 से लेकर 7,000 रुपये के बीच में आपका आएगा। तो ऐसे में ग्राहक को तो समस्या यहाँ पे यह हो जाती है कि वे मदरबोर्ड को रिप्लेस मतलब कि चेंज करने के बजाय वे सोचते हैं कि कैसे इसे रिपेयर किया जा सके। तो डेस्कटॉप का भी तो कभी कभी होता है दोस्तों कि वो सस्ता आता है डेस्कटॉप है, लेकिन अगर एक लैपटॉप समझिए 50,000 का लैपटॉप है, अगर आपका मदरबोर्ड खराब हो जाता है तो 15,000 का अगर आप मदरबोर्ड बदलते हैं तो कस्टमर के लिए काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होता है पैसों के मामले में। क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी या किसी भी व्यक्ति के लिए अगर 50,000 का लैपटॉप है या 1 लाख का लैपटॉप है तो उसका मदरबोर्ड को अगर वो बदलता है तो उसे तकरीबन 25,000, 20,000 या 30,000 या 50,000 तक का मदरबोर्ड आता है। तो उसे बदल पाना थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत हार्ड होता है। हर कोई बार बार मदरबोर्ड को नहीं बदल सकता है माउस या कीबोर्ड की तरह। तो इसीलिए अब हमारा जो टेक्नोलॉजी है, यह टेक्नोलॉजी एक और आगे स्तर पर जाता है जिसको बोलते हैं चीप लेवल रिपेयरिंग। यानी कि जो हमारा अगला जो रिपेयरिंग का सेक्टर है वो है चीप लेवल रिपेयरिंग या इलेक्ट्रॉनिक लेवल रिपेयरिंग। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं ये मैं आपको, यही हमारा जो सबसे हार्ड चीज़ है, जो समझिए कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप रिपेयरिंग के सबसे अंत लेवल में सीखते हैं। और मैं अभी इसी का क्लास कर रहा हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ों को सीख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये आखिर होता क्या है और कैसे ये लैपटॉप का सबसे अंतिम स्टेज बन चुका है, कैसे इसमें लैपटॉप की रिपेयरिंग की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करता है ना, तो
वो कई सारे पार्ट से मिलके बने होते हैं और तब जाकर हमारा एक मशीन बनकर तैयार होता है। उसी प्रकार से अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा मदरबोर्ड हो गया। जिस प्रकार से मैंने आपको दोस्तों बताया था कि हमारा एक कंप्यूटर जो होता है वो कई सारे पार्ट से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार से हमारा मदरबोर्ड भी कई सारे पार्ट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये एक लैपटॉप का मदरबोर्ड है और मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ डेस्कटॉप का मदरबोर्ड। ये देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से हमारा एक डेस्कटॉप का मदरबोर्ड, यानी कि डेस्कटॉप का मतलब ये जो हमारा मदरबोर्ड जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ यह कंप्यूटर का मदरबोर्ड है। मैं आपको यहाँ पे जूम करके इसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा एक कंप्यूटर का मदरबोर्ड है और ये हमारा एक लैपटॉप का मदरबोर्ड है। यहाँ पे पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही, तो मैं एक काम करता हूँ, पिक्चर थोड़ा सा क्लियर वाला इमेज यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये इसका पिक्चर क्लियर थोड़ा सा पहले से ठीक ही ठाक है। चलिए, तो अभी जिस प्रकार से एक पूरा का पूरा कंप्यूटर जो होता है वो कई सारे डिवाइस से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार से हमारा मदरबोर्ड के अंदर भी कई सारे पार्ट्स लगे होते हैं और हम लोग इसे रिपेयर करते हैं, ठीक है। और कैसे इसकी रिपेयरिंग की जाती है मैं आपको उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए, ये जो हमारा एक मदरबोर्ड हो गया, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या होते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं एक बार में बहुत सारा चीज़ों को ले रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो के एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, आपको फिर चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपको जो जो पार्ट आपको वहाँ पे हार्ड लगता है आप वहाँ पे उन चीज़ों को समझिए और फिर आपको वो चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो ये देखिए, ये हमारा कई प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिवाइस है। यानी कि अगर एक लैपटॉप का मदरबोर्ड हम आपको दिखाएं तो इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वो होते हैं जिससे कि छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं जो आपका लाइन को सप्लाई को लेकर कई सारे के तरह के काम करता है और कई सारा तरह का वर्क डन करता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर, ठीक है। तो ये काफ़ी एडवांस लेवल की चीज़ है जो आपको लैपटॉप चीप लेवल लैपटॉप रिपेयरिंग के अंदर आपको सीखने को मिलती है। और जब कोई व्यक्ति ये चीज़ों को समझ लेता है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे काम होता है, तो वो व्यक्ति अपने घर का किसी प्रकार का कनेक्शन वो कर सकता है, वो टीवी को बना सकता है, वो कोई भी मदरबोर्ड का यानी कि जो मतलब कि कोई भी मशीन को वो काफ़ी हद तक बनाना सीख जाएगा। तो आइए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो हमारा ये बोर्ड है इसे बोलते हैं पीसीबी, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और इसमें आप देख रहे होंगे कि ये आपके मदरबोर्ड में कई सारे छोटे छोटे चिप और आईसी लगे हुए हैं और ये चिप और आईसी के बगल बगल में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, आईसी, चिप और मतलब ये सब लगे हुए हैं। साथ में यहाँ पर कई सारे पोर्ट और कनेक्टर भी लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सब पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट, चार्जर पोर्ट, यहाँ पे आपको कई सारे कनेक्टर मिल रहे हैं। तो ये एक लैपटॉप का मदरबोर्ड है और ये लैपटॉप के अंदर ये लगा होता है और इसी से सारे अपने जो लैपटॉप का जो डिस्प्ले है, कीबोर्ड है, टच पैड है, ये अंदर से जुड़ा हुआ होता है। और वहीं डेस्कटॉप में भी उसी प्रकार से हमारा जो कई सारा चीज़ होता है, चीज़ें वही होती है, बस उसका शेप और आकार बदल जाता है और थोड़ा सा उसका काम करने का तरीका बदल जाता है। लेकिन दोनों में ही आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिलती है, जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर भी अलग अलग पार्ट में मिलेगी। और ये जो हरा वाला जो बोर्ड है इसे बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी कि ये जो मदरबोर्ड है, ये जो बोर्ड है, इसमें कई सारे आपको तार बिछाए हुए हैं और वो सारे तार आपस में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से कनेक्टेड है। और
ये हमारा पूरा कंप्यूटर का फंक्शन का काम कर रहा है। अब मदरबोर्ड रिपेयरिंग में यही होता है कि अगर हमारा ये वाला पार्ट खराब हो गया तो हमारा पूरा का पूरा मदरबोर्ड काम करना बंद कर जाएगा। अगर हमारा ये वाला पार्ट खराब हो गया तो पूरा का पूरा मदरबोर्ड काम करना बंद कर जाएगा। यहां तक कि अगर मैं आपको एक HD मदरबोर्ड आपको दिखाता हूं, यानी कि थोड़ा सा पिक्चर को मैं आपको और क्लियरिटी और जूम करके दिखाता हूं ताकि चीजें आपको और अच्छे से समझ में आए। ये देखिए यहाँ पे मैं अगर ये बढ़िया से खुल पा रहा है तो अगर ये सब भी अगर इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट है ये अगर एक भी दो भी खराब हो जाता है, एक भी अगर खराब हो जाता है तो हमारा पूरा का पूरा मदरबोर्ड काम करना बंद कर देगा। और ऐसे में एक इंजीनियर को कैसे इसको रिपेयरिंग करना है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट किसी भी मदरबोर्ड के अंदर खराब हो जाती है तो हम लोग को कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलते हैं, नॉलेज होता है कि अगर ये चीज़ खराब हुआ है तो कैसे हम लोग उसे जांच करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ हम लोग कैसे इसको रिपेयर करते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि हम लोग एक मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, DC मशीन का इस्तेमाल करते हैं और कई सारे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मशीन का इस्तेमाल करते हैं और उससे हम लोग यहाँ पे पार्ट को चेक करते हैं। सबसे मेन काम होता है कि हम लोग ये पता करें कि इस मदरबोर्ड में खराबी क्यों हुई है। अब कई बार खराबी होती है तो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हमारा खराब नहीं होता है, बल्कि कई बार तो एक साथ ही 3-4 इलेक्ट्रॉनिक खराब हो जाता है। हो सके यहाँ पे 1-2 मॉसफेट खराब हो गया हो, हमारा यहाँ पे 1-2 ट्रांजिस्टर खराब हो गया हो, यहाँ पे 1-2 रजिस्टर खराब हो गया हो। तो ऐसे में पूरा का पूरा हम लोग जब तक सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को हम लोग सही नहीं करेंगे तब तक हमारा करंट का सप्लाई अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो इस चीज को रिपेयरिंग करने के लिए एक स्टेप होता है कि पहले हम लोग इस सेक्शन को चेक करेंगे, इस सेक्शन को चेक करेंगे, इस सेक्शन को चेक करेंगे। तो उसके लिए हम लोग कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लैपटॉप रिपेयरिंग टूल्स और उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा मैं आपको। आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हम लोग सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं मल्टीमीटर का। ये मल्टीमीटर की मदद से हम लोग जानते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में लाइन जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, DC मशीन, ठीक है। और ये DC मशीन लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए किया जाता है। एक डिजिटल DC मशीन होती है, इस तरह का DC मशीन होती है। इसकी मदद से हम लोग लैपटॉप में अलग अलग सेक्शन में वोल्टेज देख के देखते हैं कि क्या वहां से वोल्टेज पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है और वो किस प्रकार से पास हो रहा है। क्या वो वोल्टेज लेकर ड्रॉप हो रही है, क्या यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई हो रही है लेकिन आगे वाले हिस्से में वोल्टेज नहीं बन पा रही है। तो वो सब रास्ता को हम लोग जब तक क्लियर नहीं करेंगे और पूरा एक सिस्टम को पूरी तरह से चालू नहीं करेंगे, पूरा एक रोड को पूरी तरह से चालू उसका आना जाना नहीं लगा रहेगा, वो रास्ता को अगर कोई खराब हो गया तो उसे ठीक करने जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप का जो मदरबोर्ड है वो बंद रहेगा और हमारा लैपटॉप और कंप्यूटर भी बंद रहेगा। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमारा एक और जो सबसे महत्वपूर्ण मशीन इस्तेमाल होता है उसे बोलते हैं असेंबली मशीन, ठीक है। अब इसका मदद से हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारा मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हमारा ये मदरबोर्ड के अंदर ये वाला खराब हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको HD इमेज में दिखाता हूँ कि अगर हमारा ये वाला जो पोर्शन है, एक मिनट रुकिए मैं आपको यहाँ पे वापस से दिखाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए अगर हमारा ये वाला पोर्शन खराब हो गया हो तो इसे हम लोग ऐसे ही हाथ से नहीं निकाल सकते हैं। यह इतना मजबूती से लगा होता है कि अगर इसे हम लोग हाथ से निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा मदरबोर्ड पूरी तरह से खराब हो जाएगा। अगर इसका एक भी ट्रैक अगर हमारा खराब होता है तो हमारा मदरबोर्ड पूरी तरह से डेड हो जाता है। इसलिए लैपटॉप रिपेयरिंग के काम में अगर कोई इंजीनियर काम करता है तो वो रिस्क लेता है और ये काम को करना हार्ड होता है। हर कोई अगर इसे करे तो वो मदरबोर्ड को डैमेज कर सकता है। इसके लिए काफी ज्यादा नॉलेज और काफी ज्यादा बारीकी चाहिए। इसी कारण से वो कोई भी लैपटॉप रिपेयरिंग इंजीनियर किसी मदरबोर्ड को रिपेयर करने का 2000-2500 रुपये चार्ज करता है, क्योंकि इसमें अगर गलत तरीके से अगर कोई काम हो जाता है तो आपका मदरबोर्ड पूरी तरह से डेड हो जाएगा और ऐसे में दुकानदार को मदरबोर्ड को नया आपको लाकर देना पड़ सकता है। इसलिए लैपटॉप रिपेयरिंग की फील्ड में चीजें बारीकी से करनी पड़ती है और इसमें ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। तो मेरा कहने का यही मतलब दोस्तों कि यहाँ पे मैं आपको एक मशीन दिखा रहा हूँ, असेंबली मशीन।
इस मशीन का इस्तेमाल करके ही हम लोग मदरबोर्ड में लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को निकालते हैं। और उसके जगह पर अगर मान लीजिए हम लोगों ने प्रॉब्लम फाइंड कर लिया कि यहाँ पे ये 2 मॉसफेट खराब है और यहाँ पर 1-2 रजिस्टर खराब है, तो अब हम लोग इसको यहाँ पे निकालने के लिए ये एसएमडी मशीन का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ से फिर हम लोग एसएमडी मशीन से इस्तेमाल करके कोई किसी और मदरबोर्ड से वो या फिर दुकान से वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हम लोग मंगाते हैं। और हम लोग को पता रहता है कि कैसे मंगाया जाता है और कहाँ से वो मिलता है। वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा मदरबोर्ड फिर से चालू हो जाएगा या हो सकता है। और जैसे हमारा मदरबोर्ड पूरी तरह से चालू होता है तो हम फिर कस्टमर को बोलते हैं कि आपका मदरबोर्ड को रिपेयर करने का 2000 रुपये चार्ज लगा, 25 रुपये चार्ज लगा। और ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, इसे सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इस कारण से ही लैपटॉप रिपेयरिंग इंजीनियर लोग बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, क्योंकि इसका मशीन महंगा होता है। अगर ख़राब हो जाता है और ऐसे में अगर कोई बना देता है तो कस्टमर का पैसा बच जाता है, और वरना उसको 15 से 20 हज़ार रुपये का नुकसान हो सकता है। ऐसे में उसके 15 से 20 हज़ार रुपये बच जाएंगे और उसका लैपटॉप पूरी तरह से वापस चालू हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिएगा कि ये जो लैपटॉप रिपेयरिंग है, कहने को तो मैं बता दिया कि भाई आपको ये पार्ट को पता करना है, लेकिन ये पार्ट को पता करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, ये पार्ट बहुत ही, इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक मेरा जो लैपटॉप है सैमसंग RV509, ठीक है। अब भी यहाँ पे ये एक लैपटॉप है सैमसंग RV509। यह लैपटॉप कुछ इस प्रकार से दिखता है। मान लीजिए हमारे पास ये लैपटॉप आता है तो इसे रिपेयरिंग करने के लिए हमें इसको चेक करने का पूरा सिस्टम होता है। और वो सिस्टम को हम लोग तभी समझ पाएंगे जब हमारे पास इस लैपटॉप का सर्किट डायग्राम होगा। अगर आपको दोस्तों सर्किट डायग्राम नहीं पता है तो मैं आपको छोटा सा मतलब कि पार्ट में आपको बताता हूँ। ये देखिए, बेसिक सर्किट डायग्राम। और जब तक आपको ये चीज़ अगर समझ में नहीं आती है, आप किसी लैपटॉप को रिपेयरिंग नहीं कर सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये एक बहुत ही बेसिक सा सर्किट डायग्राम है जिसे आप लोग बचपन में स्कूल पढ़े होंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बैटरी है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और एक पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये एक कंडक्टिंग वायर है। और यहाँ पर एक ऑन ऑफ स्विच है। जैसे ही हम लोग इस स्विच को कनेक्ट करेंगे, हमारा जो करंट है यहाँ से इस तरह से जाकर हमारा जो लाइट है ये हमारा लाइट जलने लगेगा। ये बहुत ही बेसिक सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक और बैटरी है, ये रजिस्टर है और ये एक डायोड है। यानी कि करंट सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही जाएगी, बल्कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर नहीं आ सकती है, क्योंकि ये रिवर्स में लगा हुआ है। तो ये डायोड का प्रॉपर्टी है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में आपको पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। रजिस्टर है, कैपेसिटर है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है। तो ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जब आप समझ लेते हैं तब आपको उसके बाद ये एडवांस लेवल की लैपटॉप रिपेयरिंग की सर्किट को समझा जाता है। और जब आप कई सारे लैपटॉप रिपेयरिंग के सर्किट को समझ लेते हैं तो लगभग सिमिलरिटी एक दूसरे के तरह ही वो आपस में सर्किट होता है, और चेंजेस होते हैं। लेकिन जब आप पूरी तरह से एक सर्किट को समझ लेते हैं तो आप उन चेंजेस को भी समझ सकते हैं कि इस लैपटॉप में क्या चेंजेस हुआ है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि कई सारे लैपटॉप की सर्किट है, और इसी सर्किट को समझकर हम लोग लैपटॉप की रिपेयरिंग करते हैं। ठीक है, और यही है सबसे मेन कोर्स, चीप लेवल का रिपेयरिंग का कोर्स। आप सर्किट डायग्राम को देखकर सोच रहे होंगे कि ये बहुत हार्ड है, तो दरअसल में दोस्तों ये वाकई में बहुत ही हार्ड है, क्योंकि ये सर्किट डायग्राम को समझने के लिए आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने आपको लगातार समय देना होता है। उससे पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसे काम करती है, वो कैसे एक बैटरी, कैसे रजिस्टर, कैसे एक मॉसफेट जुड़ा हुआ है आपस में, तो क्या बल्ब जलेगी कि नहीं जलेगी, या वहां पर सप्लाई जाएगी कि नहीं जाएगी। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल की सर्किट को समझने के बाद आपको फिर यहाँ पर ये हार्ड लेवल की सर्किट को, यानी कि चीप लेवल की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को पढ़ते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं लैपटॉप स्कीमेटिक डायग्राम।
ठीक है। तो ये सैमसंग RV509 मदरबोर्ड का सर्किट है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ सैमसंग RV509 स्कीमेटिक डाउनलोड, और यहाँ पे देखिए ये एक हमारा मदरबोर्ड है। मैं आपको सिर्फ मदरबोर्ड दिखाता हूँ इसका मैं आपको यहाँ पे मदरबोर्ड दिखाता हूँ। ये देखिए ये एक मदरबोर्ड को रिपेयर करने के लिए हम लोग को ये पूरा का पूरा सर्किट को समझना होगा, तभी हम लोग इस लैपटॉप को रिपेयरिंग को कर सकते हैं। और शुरुआत में स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ता है। ये ब्लॉक डायग्राम है, इसको आपको समझना पड़ता है कि कैसे कैसे चीजें आपके जुड़ी हुई है, आपको कौन सा सेक्शन को पहले चेक करना है, कौन सा सेक्शन को बाद में चेक करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका बैटरी काम नहीं कर रहा है तो बैटरी का एक पूरा का पूरा सेक्शन एक अलग पेज में आपको दिया हुआ रहेगा। आपका अगर रैम काम नहीं कर रहा है या अगर आपका LCD काम नहीं कर रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रही है, लैपटॉप ऑन आ रहा है पर डिस्प्ले नहीं आ रही है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पेज नंबर 34 को पूरा पढ़ना पड़ेगा। तब जाकर आप फिर उसको आप मदरबोर्ड में फाइंड कीजिएगा। ये मतलब कि एग्जांपल के लिए जिस प्रकार से आपका यहाँ पे, अगर मैं आपको एक बेसिक सा कोई सर्किट दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये सर्किट है, तो यहाँ पे J12, तो आपके मदरबोर्ड में भी यहाँ पे कहीं पे भी आपको लिखा हुआ रहेगा J12, और फिर आपको वहाँ पे समझना पड़ेगा कौन सी चीजें कैसी जुड़ी हुई है। एक मिनट में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, लैपटॉप मदरबोर्ड का कोई पिक्चर दिखाता हूँ जिसमें आपको शायद वहाँ पे HD में दिया हुआ हो, जिससे कि आप समझ सके कि कैसे सर्किट काम करता है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको लिखी हुई मिल रही है, तो ये वही लिखा हुआ है कि ये J12 है यहाँ पे, और उसके अनुसार फिर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को देखकर आपको जो स्कीमेटिक डायग्राम है इसको देखकर आपको समझना होगा। और फिर आपको अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा, जैसे SMD मशीन के द्वारा, DC मशीन के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा आपको प्रॉब्लम को फाइंड करना है, चेक करना है, वोल्टेज देना है, अलग अलग तरीके से लैपटॉप में एक्सपेरिमेंट करके देखना है। मतलब कि आपको अलग अलग पॉइंट पे वोल्टेज देके देखना है। मदरबोर्ड की माइक्रोस्कोप की मदद से आपको पार्ट को जूम करके देखना है कि कौन सा चीज कहाँ पे लगा हुआ है। इस प्रकार से आप कई सारे वहीं पर अगर आपको मान लीजिए कि अगर आपको कबाड़ना है तो कुछ कुछ पेस्ट होती है, आपको जब तक आप इन पेस्ट को मदरबोर्ड में नहीं लगाते हैं तब तक आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं निकल पाएगा। उसी प्रकार से अगर आपको मान लीजिए कि बड़े बड़े आपको इलेक्ट्रॉनिक के पोर्ट निकालने हैं, जैसे कि एक मदरबोर्ड में आपको दिखाता हूं कि अगर मान लीजिए आपका मदरबोर्ड यहाँ पे ये वाला सॉकेट खराब हो गया, या आपका अगर ये चिप खराब हो गया, तो आपको बता दो दोस्तों कि ये चिप को भी निकालने के लिए आपको मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि लैपटॉप के मदरबोर्ड में आपके पास जितना ज्यादा मशीन रहेगी उतना बेहतर तरीके से आप लैपटॉप की रिपेयरिंग कर पाएंगे, और साथ में उनको साथ साथ आपको ज्ञान का भी होना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आपका मान लीजिए चिप खराब हो गया, तो इन चिप को बदलने के लिए, इन चिप को निकालने के लिए हम लोग लैपटॉप रिपेयरिंग के फील्ड में ये मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको BGA मशीन बोला जाता है। तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा। ये एक मशीन तकरीबन 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए के बीच में आती है। ये कई बार तो ये मशीन 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए के बीच में भी आती है। तो आपको ये मशीन जब आप एडवांस लेवल की रिपेयरिंग सीख लेते हैं, जब आपके पास इतने सारे मदरबोर्ड आते हैं कि आपका आमतौर पर बहुत ही कम लोग मार्केट में ऐसे होते हैं जो चिप की रिपेयरिंग करते हैं, यानी चिप बदलते हैं, वे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को ही बदलते हैं। तो ऐसे में अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, अगर आप 1.5 लाख 2 लाख का अगर आप मशीन लगा लेते हैं, तो आपके पास फिर मदरबोर्ड का कोई भी हिस्सा नहीं बचेगा कि आप उसे रिपेयरिंग नहीं कर सकते हैं, जब तक कि उसे पूरी तरह से फिजिकल डैमेज ना किया गया हो। अगर मदरबोर्ड का कोई पार्ट अगर उसका बोर्ड ही जल जाता है या टूट जाता है, तो ऐसे में मदरबोर्ड की रिपेयरिंग करना असंभव है। और ऐसे वो बहुत ही महंगी मशीनें होती है, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की मशीनें होती है, जिससे कि मदरबोर्ड को बनाया जाता है। तो वो हमारे बस की बात नहीं है। वो बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर है, जो मदरबोर्ड की कंपनी है, जो मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर करते हैं, वे लोग मदरबोर्ड को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हम लोग जो इंजीनियर हैं, हम लोग उस मदरबोर्ड को पूरा सर्किट समझकर अगर मदरबोर्ड में कोई भी हिस्सा खराब होता है तो उसे हम लोग रिपेयरिंग कर सकते हैं।
तो ये जो हमारा जो पूरा जो मैं हमारा जो पार्ट है कि कैसे हम लोग स्कीमेटिक इन सर्किट डायग्राम को समझ के यहाँ पर मदरबोर्ड में हम लोग किसी पार्ट को फाइंड करेंगे और उसकी रिपेयरिंग करेंगे। और इसमें आपको पहले तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक समझना पड़ेगा कि बैटरी कैसे काम करती है, रजिस्टर कैसे काम करती है, कैपेसिटर कैसे काम करती है, डायोड कैसे काम करती है। उसके बाद फिर आपको एडवांस लेवल की स्कीमेटिक समझनी पड़ेगी। इन सब को डायग्राम को समझकर आपको समझना पड़ेगा कि करंट यहाँ पे करंट किस किस प्रकार से फ्लो कर रहा है और कैसे कैसे हमारा सारा मदरबोर्ड के सर्किट में करंट पास हो रहा है। ये सब करने के बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, तब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चिप लेवल का रिपेयरिंग कर सकेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर चिप लेवल के रिपेयरिंग में मैंने एक वर्ड मेंशन किया, इलेक्ट्रॉनिक लेवल रिपेयरिंग। और सबसे पहले आपको चिप लेवल की रिपेयरिंग करने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक लेवल की रिपेयरिंग सीखनी पड़ेगी। और बेसिक घर का कनेक्शन, फेज का कनेक्शन, ग्राउंड क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है, बैटरी का काम क्या होता है, डायोड का काम क्या होता है, मॉसफेट का काम क्या होता है, कितने प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं हमारे मदरबोर्ड में, किस तरह से हमारे मदरबोर्ड में इनपुट आउटपुट काम करता है, कैसे एक पूरा जटिल कनेक्शन लगता है, पैरेलल में कैसे सर्किट के सीरीज पैरेलल सीरीज का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है सर्किट में। इन सब चीज़ों को जब आप समझते हैं बेसिक लेवल पे, तब फिर आपको चिप लेवल की रिपेयरिंग की ओर जाते हैं। और ये सब करने में दोस्तों आपको यहाँ पर समय लगता है। साथ ही दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं कि मैंने आपको यहाँ पे एक चीज को नहीं बताया, वो है नेटवर्क रिपेयरिंग। तो मैं सोचा कि आपको इसको लास्ट में बताऊं। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा कंप्यूटर रिपेयरिंग के फील्ड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर में जाते हैं, यानी कि बड़े बड़े कंपनी होती है, बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर होते हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, तो वहां पे आप चाहिएगा तो वहां पे मीटिंग होना और कंप्यूटर का इस्तेमाल होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, लाजमी है। अब क्या होता है कि वहां पे अगर बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर में जाते हैं, तो मान लीजिए अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके उनके पास 50 कंप्यूटर है और आपको उन 50 कंप्यूटर में इंटरनेट लगाना है और उस इंटरनेट कनेक्शन को आपको एक राउटर की मदद से आपको सारे कंप्यूटर में इंटरनेट को भेजना है, तो ये सब जो काम होता है ये सब नेटवर्किंग की फील्ड में आता है। उसी प्रकार से अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको एक कंप्यूटर से 10 कंप्यूटर चलाना है, यानी कि आपको एक मेन कंप्यूटर रहेगा और आपको 10 कंप्यूटर चलाना है, जिसे हम लोग एन कंप्यूटिंग या थिन क्लाइंट कंप्यूटर भी बोलते हैं। इसमें आप दोस्तों ये जो पूरा जो कि आपका एक कंप्यूटर से कैसे आप 10 कंप्यूटर को चला सकते हैं, ये भी आपका नेटवर्क रिपेयरिंग के अंदर ही आता है। और ये भी आपको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो अभी भी अभी एन कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए इन्वर्टर और बैटरी लगा पाना बहुत ज़्यादा खर्चे वाली बात होती है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति एक कंप्यूटर से 10 कंप्यूटर की कनेक्शन कर सकता है। साथ में इसमें आप ये भी जानते हैं कि कैसे हम लोग कई सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़कर, यानी कि लाइन वायर के तरह से जोड़कर, नेटवर्क के थ्रू जोड़कर कैसे हम लोग डाटा की शेयरिंग कर सकते हैं। साथ ही हम लोग इसमें यह भी सीखते हैं कि कैसे हम लोग एक कंप्यूटर को कई सारे प्रिंटर को एक कंप्यूटर में हम लोग चला सकते हैं, या फिर कैसे हम लोग अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग प्रिंटर को सारे का कनेक्शन को कॉमन बना सकते हैं कि इस वाले भी कंप्यूटर से वो प्रिंटर चले और वो उस वाले भी कंप्यूटर से, दूसरे कंप्यूटर से भी प्रिंटर चले। तो ये चीजें हम लोग नेटवर्क रिपेयरिंग के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो यही एक कि जब आप इन सब चीजों को इतना हद तक सीख लेते हैं, तो आप लैपटॉप रिपेयरिंग के फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन जाते हैं। और डेस्कटॉप रिपेयरिंग और लैपटॉप रिपेयरिंग दोनों, यानी कंप्यूटर या लैपटॉप रिपेयरिंग की फील्ड में आप एक्सपर्ट बन जाते हैं दोस्तों। तो हम लोग यही चीज को कि आपको जैसा बताया कि मैंने कि लैपटॉप रिपेयरिंग क्या होता है, हम लोग इसी चीज को कोशिश करेंगे दोस्तों अपने चैनल पर कि आपको कंप्लीट लैपटॉप रिपेयरिंग का जो ये पूरा जो कंटेंट है हम आपको फ्री में पढ़ाएं। आमतौर पर अगर मैं आपको इसका अगर खर्च की बात करूं, तो ये जो पूरा लैपटॉप का रिपेयरिंग है, ये आपको तकरीबन मार्केट में, यानी कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से आप करना चाहें तो बिल्कुल करें, मैं आपको बिल्कुल सलाह दूंगा कि आप इंस्टीट्यूट से करें, लेकिन उसमें आपको तकरीबन 30,000 रुपये का खर्च आएगा और साथ में आपका हर महीना रहने का और
खाने पीने का भी खर्च आ सकता है दोस्तों। तो इसमें आपको कम से कम 4 से 5 महीने आपको समय देने पड़ते हैं, तब जाकर आपको यहाँ पे एक अच्छे खासे लेवल पर लैपटॉप रिपेयरिंग की नॉलेज होती है, ठीक है। और जब आप इतने एक्सपर्ट बन जाते हैं तब फिर यहाँ पर लैपटॉप रिपेयरिंग का सबसे अगर सबका मैं बाप बोलूँ तो वो आता है दोस्तों मैकबुक। यानी कि अगर आप लैपटॉप को अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तब आप 1 साल बाद 2 साल बाद आप इस वाले सर्किट पे, क्योंकि ये जो इसका जो मदरबोर्ड है, यानी कि अगर आप विंडोज बेस्ड मदरबोर्ड को रिपेयर करना सीख जाते हैं तब फिर आपको यहाँ पर लैपटॉप यानी कि एप्पल या मैकबुक की रिपेयरिंग आप स्टार्ट करना सीख सकते हैं। अब मार्केट में अगर बात करूं तो इसे सिखाने का भी अलग से चार्ज लिया जाता है, जो कि तकरीबन आपको 60,000 रुपया का खर्च आता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक बहुत ही फेमस कोचिंग है मास्टर दिनेश के नाम से, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि उन्होंने अपना जो कोर्स है वे अपना 60,000 रुपया रखे हुए हैं, और मैकबुक का वे कोर्स 80,000 रुपये रखे हैं। यानी कि मात्र 30 दिन में आपको वो 80,000 रुपये लेकर आपको सिखाएंगे। मैं तो बोलूँगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बिल्कुल सीखिए, क्योंकि यह एक ऐसा ज्ञान है कि अगर आप इसे एक बार सीख लेते हैं और अगर आप किसी का मैकबुक रिपेयरिंग करने का अगर आप इतना नॉलेज और एक्सपीरियंस रखते हैं, या कोई भी एक लैपटॉप रिपेयरिंग करने का अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आप महीने में 40 से 50,000 रुपया आराम से कमा सकते हैं। और जब आप मैकबुक रिपेयरिंग का एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आप महीने का लाख रुपए तक का रिपेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक मैकबुक रिपेयरिंग करने का लोग मार्केट में 15,000 से लेकर 20,000 रुपया चार्ज करते हैं, क्योंकि एक मैकबुक कम से कम ही आता है 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख रुपए का एक मैकबुक आता है। तो आप अगर 1 लाख की मशीन को बना रहे हैं तो उसको बनाकर चालू कर देना है बहुत बड़ी चैलेंजिंग पार्ट है, और इसके लिए आपको कस्टमर 10,000 रुपये भी देने के लिए आराम से तैयार रहेंगे। तो ये हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जितना सीख सके लैपटॉप रिपेयरिंग के बारे में, और जितना हम लोग अभी मैकबुक पे रिपेयरिंग पे तो काम नहीं किया है, लेकिन हम लोग बेसिक जो विंडोज लैपटॉप होती है जिसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो हम लोग सीख रहे हैं, और हमारा लगभग जो कंटेंट है वो कवर होने को है। तो फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे दोस्तों कि जितना आपको लैपटॉप रिपेयरिंग के बारे में हमें जानकारी है, हमारे टीम को जानकारी है, वो आपको हम इस YouTube चैनल पर सिखाने का कोशिश करेंगे, और फ्री में सिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ताकि आप लैपटॉप रिपेयरिंग के बारे में अच्छे से सीख सकें और इसमें आप करियर बना सकें। दोस्तों अगर आपको हमारा लैपटॉप रिपेयरिंग से संबंधित कोई भी सवाल हो, या अगर आपको अपना लैपटॉप में कोई समस्या हो, उसकी रिपेयरिंग करवाना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको लैपटॉप रिपेयरिंग का सीखना है या इसके बारे में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए।